हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 8 घर्षण के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, यानी घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण में संबंध है तो क्या अर्थ है, इसके बीच में संबंध है, यानी इन दोनों का रिलेशन क्या है। ठीक है, घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण। ठीक है, तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। घर्षण गुणांक और घर्षण कोण का परिभाषा तो बता चुके हैं आपको। ठीक है, घर्षण कोण और घर्षण गुणांक का भी परिभाषा आप लोग को बता चुके हैं। अब चलिए घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक के बीच संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। ठीक है, चूँकि tan थीटा बराबर Fs/r होता है, ये बता चुके हैं आपको। tan थीटा अपन में Fs/r होता है और Fs बराबर क्या होता है, ठीक है, μs/r। ठीक, अभी बताया है जस्ट ऊपर। ठीक है, सीमांत घर्षण के जो नियम बताए थे कल के क्वेश्चन में, ठीक है, वही Fs बराबर μs/r होता है। तब क्या हो जाएगा, r का मान निकालने के लिए, यानी tan का मान निकालने के लिए μs/r। ठीक है, यानी r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Fs है, Fs बराबर क्या है, μs/r है। तो Fs के स्थान पे हम μs/r रख दें, यहाँ पे μs/r रख देंगे। नीचे r हमारा पहले से दिया हुआ है, तो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, μs। ठीक है, μs। इस प्रकार स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यानी पूछा है इसमें, थोड़ा ये धुंधलापन कैसे आ रहा है, कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए क्या होता है, हमारा जो चित्र है, फिगर है, वो क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। तीसरे नंबर में दिया है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है 14 में और 10 में क्या हो जाएगा, रिपीट कर दिया है, यानी पूछा जा चुका है। यानी पूछा है बर्फ़ पर चलना क्यों कठिन है, बर्फ़ पर चलना क्यों कठिन है। तो बता दें आपको, जब कोई व्यक्ति बर्फ़ की सतह पर चलता है तो बर्फ़ और उसके पैरों के तलवों के बीच घर्षण बहुत कम हो जाता है। अब देखिए, पैर भी हमारा क्या है, पैर के नीचे तो गिट्टी से लगा नहीं है, पैर के नीचे तो गुटी लगा नहीं है, पैर के नीचे हमारे जो होते हैं मुलायम होता है। ठीक है, और बर्फ़ भी क्या होता है, बर्फ़ भी तो खुरदरापन थोड़े होता है, बर्फ़ एकदम मुलायम होता है। ठीक है, बर्फ़ एकदम मुलायम होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, दोनों तलों के बीच क्या होता है, यानी ये बर्फ़ है, इस पर हम लोग क्या होता है, पैर रख करके चलते हैं, तो ये पैर हमारा और इनके बीच क्या होता है, घर्षण लगेगा ही नहीं, बहुत कम लगेगा, यानी बहुत कम प्रतिक्रिया मिल पाती है। तथा बर्फ़ घर्षण गुणांक भी बहुत कम होता है, अतः घर्षण बल कम होने का कारण बर्फ़ की सतह पर चलना क्या होता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में कहा जाए तो बोल दीजिएगा कि हमारे पैर भी मुलायम होता है और घर्षण क्या कहता है, बर्फ़ का भी जो चिकन तल होता है वो भी मुलायम होता है, अतः दोनों तलों के बीच घर्षण बहुत कम काम करता है, क्योंकि दोनों के बीच दोनों का घर्षण गुणांक बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, बर्फ़ पर चल नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण तथा गतिज घर्षण में किसका मान अधिक होता है। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये तो परिभाषा में क्लियर कर चुके हैं, सीमांत घर्षण बल का मान अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण की परिभाषा दीजिए। यानी घर्षण कोण गुणांक क्या होता है, किसी वस्तु तथा तल के बीच, किसी वस्तु तथा तल के बीच घर्षण बल F तथा तल की वस्तु पर अभिलंबवत प्रक्रिया r के अनुपात को ही क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, किसी वस्तु तथा तल के बीच कोई वस्तु है। ठीक है, जानते हैं फर्श है, इस पर कोई वस्तु रखी गई है, कोई वस्तु तथा तल के बीच घर्षण बल F, यानी इस पर कितना बल लगाते हैं, F लगाते हैं। ठीक है, वस्तु और घर्षण बल कितना लगता है, F लगता है।
इस वस्तु पर हम बल जो लगाते हैं वो F होता है, और घर्षण बल लगा रहा है उसको बोल रहा है घर्षण बल F। तथा तल की वस्तु पर अभिलंबवत प्रक्रिया R के, इस पर जितना भार होता है नीचे की तरफ दबाता है, ये जो वस्तु होती है उसका वजन जो होता है अभिलंबवत होता है। कोई फर्श या तल के क्या होता है, लंबवत होता है। और R बराबर क्या होता है, mg। R के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं, यानी μs बराबर क्या होता है, F बटे में R। इसके बाद घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण कोण क्या होता है, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs, यानी सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रक्रिया R का परिणामी क्या होता है, S। ठीक है, अभिलंब प्रक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यानी कोई फर्श है, इस पे क्या है, ठीक है, कोई वस्तु रखी गई है, तो अब इसको यहाँ से हम लोग फोर्स करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से इस तरह से जितना हम लोग का कोण बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस पर कितना R बराबर R हो गया। R यहाँ से अभिलंबित हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग बल लगा रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे वस्तु के अंतिम छोर तक दूरी, तथा अभिलंब प्रक्रिया यानी जितना कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं, हम लोग घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, अतः घर्षण कोण बराबर क्या होता है, थीटा एस बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग घर्षण स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण में के बीच संबंध क्या है। ठीक है, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस तथा घर्षण कोण थीटा एस के मत निम्नलिखित संबंध है, यानी म्यू एस बराबर tan थीटा एस। ये तो बहुत पहले ही बता चुके हैं, फिर भी आपको रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, या फिर कुछ और बता दें, थोड़ा और बता दें, एक आध क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी क्लियर करते हैं। यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक था इतने बता ही चुके हम। दो तलों के बीच घर्षण गुणांक किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोनों निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, किस पे, तलों की प्रकृति होनी चाहिए, ताप होना चाहिए, तलों की स्वच्छता होनी चाहिए और आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है तलों घर्षण गुणांक के लिए। अच्छा, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब एक साइकिल चलती है तो पहियों पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल की दिशा में कार्य करता है। ठीक, उल्टा काम करता है, यानी हम लोग इधर बल लगाकर साइकिल को बढ़ाते हैं तो घर्षण बल नीचे इधर काम करता है। ठीक है, वो दाहिने काम करेगा तो बाएं काम करता है, यानी पृथ्वी के सापेक्ष पहियों की गति पीछे की ओर होती है, अतः पृथ्वी द्वारा घर्षण बल आगे की ओर लगता है। ठीक है, पीछे की जब हम लोग बल लगाते हैं तो आगे की तरफ होगा, और आगे की तरफ लगाएंगे तो पीछे की तरफ होगा। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं। अब अगला बोला है, क्रिकेट की स्पिन करती हुई गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद तेज हो जाती है। जैसे हम यहाँ से कोई भी गेंद को ऊपर से लाके यहाँ फेंकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सड़क इस टाइप का है, इस तरफ से इस टाइप का है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, यहाँ गिरेगा तो टप्पा खाएगा। ठीक है, यानी कुछ उछलेगा के बाद यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हमारा क्या है, ढलान है, ढलान होने लेकर और उछलेगा है, और उछल कर फिर यहाँ आएगा, फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, इससे गति क्या हो जाएगी, थोड़ा और तेज हो जाएगी, यहाँ पर उड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ पर और उड़ेगा, तो इससे उड़ते उड़ते जब इसकी गति क्या हो जाएगी, धीमा हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा है, इसकी गति धीरे धीरे आकर के तेज हो जाती है। इसको देखते परिभाषा के अनुसार, यानी क्रिकेट के गेंद यदि उसी दिशा में घूमती रहे जिस दिशा में आगे बढ़ रही है तो टप्पा खाने के बाद उसकी गति बढ़ जाती है। ऐसा ज़मीन के घर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो धन्यवाद।